नमस्कार दिल्ली वालों, कैसे हैं आप। मेरा नाम मनु है। आज हम हैं दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज इलाके के सावल नगर में। कहने को दिल्ली एक आज गैस चैम्बर बन चुका है, प्रदूषण की राजधानी बन चुका है, लेकिन आज हम जिस इलाके में हैं वो दिल्ली का वो सबसे ज़्यादा हरा भरा इलाका कहा जाता है। उस इलाके के शिल्पकार अगर कहे जाएं, एंड्रयूजगंज से जो काउंसलर है कांग्रेस की तरफ से 2 बार काउंसलर वो रहे हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं दिल्ली की बात में अभिषेक दत्त जी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने IYC के इस विशेष सीरीज़ में समय दिया। ये हमारी कोशिश है कि दिल्ली के जो मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय मीडिया में विज्ञापन की एक धुंध में खो चुके हैं, हम उन मुद्दों पे बात करें, दिल्ली की चर्चा करें दिल्ली के नेताओं के साथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। इस ऑर्गेनाइजेशन से हम निकल के बाहर आए हैं, NSA यूथ कांग्रेस से, तो मुझे लगता है जितना भी हम आपके साथ मिलकर काम करें उतना हमारे और सबके लिए अच्छा है। और जो सीरीज़ आपने शुरू करी है बहुत ज़रूरी है, जो दिल्ली का सच है वो लोगों के सामने आए। स्पेशली जो पैसा डेवलपमेंट के लिए यूज़ होना चाहिए, जिस पैसे से बसेस खरीदनी चाहिए, जिस पैसे से दिल्ली की ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था को संभालना चाहिए, वो पैसा केवल और केवल अपने प्रचार के लिए यूज़ हो रहा है और किसी और चीज़ के लिए नहीं होता। एक बात मेरे जहन में हमेशा आती है, जब भी मैं केजरीवाल जी को सुनता हूँ तो मुझे एक आदमी नज़र आता है जो शायद कुछ भी ना करने की एक स्थिति में हो। जब प्रदूषण की बात होती है तो वो कहते हैं कि पराली जलाने वाले लोग जिम्मेदार हैं। आज जब मैं इस इलाके में आ रहा था तो मुझे एक साफ स्वच्छ हवा का एहसास हुआ। तो आप दिल्ली को एक दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है, आप यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको महसूस क्यों नहीं होने दे रहे कि गैस चैम्बर है? नहीं, देखिए दिल्ली की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब शीला जी की सरकार थी उस समय दिल्ली के अंदर 6300 बसें थी। आज दिल्ली के अंदर केवल और केवल 3200 बसें रह गई, जिसमें 300-400 बसें चलती नहीं है। दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इस टाइम पे एकदम ज़ीरो है। आप ऑड एंड इवन लेके आते हैं, बट उसका नतीजा क्या होता है कि लोग मोटरसाइकिल स्कूटर ज़्यादा चलाते हैं। अगर आप दिल्ली 3rd फेज़ ऑफ मेट्रो देखोगे, दिल्ली 3rd फेज़ ऑफ मेट्रो इसलिए डिले हुआ कि जो डूसिप, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, उसने मेट्रो को लैंड देने से मना कर दिया। आज तक कभी भी दिल्ली के अंदर मेट्रो एक दिन भी नहीं लेट हुई, बट ये सिर्फ केजरीवाल जी की सरकार का समय है जब दिल्ली में मेट्रो लेट है, दिल्ली के अंदर बसेस नहीं खरीदी जा रही, दिल्ली के अंदर डस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा है। केजरीवाल जी के मैनिफेस्टो को अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने वैक्यूम क्लीनर की बात करी थी। और बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, केजरीवाल जी ने अभी पोल्यूशन से पहले 50 लाख बच्चों को कहा कि उन्होंने मास्क बांटे। आप पूरी दिल्ली में घूमिएगा, मुझे नहीं लगता एक भी बच्चा आपको मास्क के साथ जो दिल्ली सरकार द्वारा किया है उस मास्क को कोई इस्तेमाल करते हुए आपको दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बहाना है केजरीवाल जी का, और जो उनका गवर्नमेंट फेलियर है दिखाई देता है। प्रदूषण की आप केजरीवाल पे टारगेट कर रहे हैं, केजरीवाल के विज्ञापनों में तो नजर आता है कि दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो चुका है। देखिए क्या है, अगर दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो गया है तो दिवाली से लेकर आज तक कंस्ट्रक्शन का बैन क्यों है, स्कूलों की छुट्टी क्यों दी जा रही है, पार्क में बच्चों को क्यों नहीं भेजा जा रहा? अगर दिल्ली प्रदूषण मुक्त है तो ऐसा अलाउ होना चाहिए ना। आज भी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन में बैन है, 10 तारीख तक दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। देखिए कितनी बेरोजगारी उस वजह से मची है। आज लोगों के घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, लोगों की पेनल्टीज लग रही है, सारे डेवलपमेंटल वर्क रुक गए हैं। इसका कारण कौन है? पराली तो पहले भी जलती थी, और अगर पराली जलने की कोई समस्या है तो उसको केजरीवाल जी ने क्या पहल करी? इसमें सीधा केंद्र सरकार, उनकी भी गलती है। आज दोनों सरकारें मिलके दिल्ली को एकदम उन्होंने पोल्यूशन ग्रीन कैपिटल होती थी दिल्ली शीला जी के समय में, और आज दिल्ली के पोल्यूशन सिटी के नाम से जाना जाता है। राइट। केजरीवाल जी की अगर बातों को हम सुने तो लगता है शायद 2013 के पहले कोई दिल्ली थी ही नहीं। ये कहाँ तक जायज है? आखिर दिल्ली की पहचान है क्या? झूठे विज्ञापनों वाली सरकार, या वाकई दिल्ली 2013 के पहले भी एग्जिस्ट करती थी? देखिए ये बात एकदम सच है कि शीला जी के समय शीला जी का काम बोलता था। शीला जी के समय एड विज्ञापन का जो बजट था केवल 27-28 करोड़ रुपए होता था, जिसको केजरीवाल जी एकदम 530 करोड़ रुपए लेके। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आज आप काम कर रहे हो तो आपको एडवर्टाइजमेंट करने की क्या जरूरत है? जिस दिन भी अखबार खोलो, अगर आज का भी अखबार खोलोगे, 3-3, 4-4 ऐड, वो किस बात की ऐड देते हैं कि फलाने विधानसभा में सीवर की लाइन बदली जाएंगी। जितने की सीवर की लाइन नहीं तो ऐड है। अगर एक 50 लाख के काम की वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 2 करोड़ रुपए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जितना पैसा उन्होंने फजूल खर्च करा है, उस पैसे को अगर वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते, एजुकेशन में यूज करते, किसी अच्छे कार्य में करते, दिल्ली फिर से वही हो जाती जो पहले थी। केजरीवाल जी तो एक शर्ट एक मफलर में घूमते हैं, साधारण आदमी, आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो विज्ञापन के देवता। देखिए मैं तो ये चाहता हूँ, केजरीवाल जी साधारण आदमी है तो पूरा देश भगवान करे साधारण बन जाए। जो आदमी 1.5 एकड़ के बंगले में रहता हो,
जिसके पास इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी हो, और वो आदमी इतना साधारण है जो बच्चों की झूठी कसम खाता हो कि मैं कांग्रेस बीजेपी से दोनों से समर्थन नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सब कुछ उन्होंने ले रखा है। अगर इसको आप साधारण कहते हो तो मुझे लगता है सभी साधारण बन जाने चाहिए। और केजरीवाल जी को लोग छोड़ छोड़ के क्यों जाते हैं? कोई ना कोई कारण तो होगा ना, कोई उनके साथ नहीं टिकता, क्यों नहीं टिकता? राइट। एंड्रयूसगंज की हम बात करें, आप शायद 2012-13 में यहाँ से पहली बार काउंसलर के तौर पे आए, कांग्रेस ने आपको मौका दिया यहाँ से, उसके बाद दोबारा लौट के आए। मेरा जो एक एक्सपीरियंस रहा है, मेरी शायद उम्र 28 वर्ष हो चुकी है, आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी है या केजरीवाल के भी जो विधायक हैं या जो भी नेता हैं, वो पब्लिक इश्यूज पे चुनाव ना लड़के वो एक लहर पे सवार होकर चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन मेरा आज भी मानना है कि जो मेन चुनाव होता है, जो मोहल्लों का चुनाव होता है, काउंसलर का चुनाव होता है, नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, उनको जीतना बहुत मुश्किल होता है। तो 2 बार अब चुनाव जीत कैसे गए आखिर? देखिए, सबसे पहले इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी एंड्रयूसगंज के सभी मतदाताओं का, जिन्होंने विश्वास मेरे पे दिखाया। मुझे पहली बार 2012 में कांग्रेस पार्टी ने इस सीट में मौका दिया, तो 35 साल के बाद ही हमने सीट जीती। और हमारा बड़ा स्पष्ट कारण था, हमने डोर टू डोर बहुत बेसिक कैंपेन करी, हमने कोई बहुत बड़ी बड़ी जनसभाएं नहीं करी। और जब हम लोगों के बीच में गए, हमने उनसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं और एक मौका हमको दो काम का। तो हमारा नारा भी यह था कि पहला वोट विश्वास का, दूसरा वोट विकास का, कि पहली बार हमको विश्वास करो और दूसरी बार हमारे काम पे वोट डालो। मुझे खुशी इस बात की है कि डिलिमिटेशन के समय मेरा एरिया चेंज हुआ। जब मेरा एरिया चेंज हुआ तो मुझे ऐसी सीट से लड़ने को कहा गया जहाँ 65 साल से कांग्रेस पार्टी कभी नहीं जीती थी, और हम बहुत अच्छे मतों से हमने वो चुनाव जीता। और मुझे खुशी इस बात की, जो जो मैनिफेस्टो हमने लड़ा, जो जो मैनिफेस्टो हमने लोगों के बीच में लेके गए, आज हम उस पर काम कर रहे हैं। राइट। मैं बार बार लौट के एक चीज़ पे आना चाहूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी देर से इस एरिया में पब्लिक से बात करने की कोशिश कर रहा था। मैं जानना चाह रहा था कि आखिर ये जो इलाका है, इसको मॉडल इलाका दिल्ली का क्यों कहा जाता है, ग्रीनरी यहाँ पे इतनी क्यों है। तो मुझे पता पड़ा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पार्क हैं। तो इन पार्क्स को डेवलप करने का, बनाने का आपका क्या मकसद रहा है? क्योंकि बाकी दिल्ली में कहा जाता है कि पराली का धुआं है, तो पराली का वो धुआं यहाँ क्यों नहीं आ रहा है आखिर? नहीं, क्या था, जैसे जिस पार्क की आप बात करें, वीरांगना झलकारी बाई जी के पार्क के नाम से हमने इस पार्क को रखा है जी। और इस पार्क के अंदर हमने 7 साल पहले यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल थी, और इस पार्क के अंदर मैक्सिमम उस टाइम पे केवल और केवल ड्रग एडिक्ट्स और यहाँ पे जुआ दिन में चलता था। हमने सबसे पहले इस दीवार की, जिसकी 4 दीवारी नीचे कराई, बच्चों के लिए झूले लगवाए, बुजुर्गों के लिए गज़ीबो लगाया, और इस पार्क को हमने पब्लिक के लिए खोला, जिस पार्क में एक व्यक्ति भी नहीं आता था। और आज इस समय इस पार्क में कभी भी आप देखोगे 50 से 60 लोग इस पार्क में बैठे रहते हैं। ये गरी पार्क ठीक है? मैं पार्क ठीक है। पार्क में अच्छा लगता है आप लोगों को? और पार्क में अच्छा लगता है हमको। घूमते राउंड लगाते हैं हम खूब। साफ हवा आ रही है? साफ हवा खूब। चलिए ठीक है। ये इस पार्क में पहले 7 साल पहले कोई भी नहीं आता था। इसकी बाउंड्री वॉल जो थी वो अप्रोक्सीमेटली 6.5-7 फुट की थी। इट यूज्ड टू लुक मोर लाइक अ केज्ड पार्क। और आज इस पार्क पे आप देखोगे हमारे यहाँ ओपन जिम है, हमारे यहाँ बच्चों के लिए झूले, हमारे यहाँ बुजुर्गों के लिए बैठने की जगह। ये कम्युनिटी पार्क के नाम से हमने इसको बनाया, और यहाँ पे हमेशा आप देखोगे, अभी भी आप देखोगे लेडीज आके दिन में बैठते, इस पार्क की पूरी यूटिलाइजेशन। तो एग्जैक्टली आपको ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है? मैं आपकी अगर राजनीति की बात करूँ तो I've seen you working with NSUI for a long time. You were in a student politics, I guess, way back from 2000, I guess, 97, right? So, what is the role Congress play building a student leader through NSUI? Because you have worked with NSUI for so many years, I guess. For a very so, long time. How you rate Congress like? क्योंकि कांग्रेस एक, मेरे हिसाब से NSUI एक बहुत बड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम देश की बात करें तो आपने लंबे समय तक दिल्ली की छात्र राजनीति में हिस्सा लिया, तो कैसा आपका वो एक अनुभव रहा है? देखिए, आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। मैं 97 में पहला चुनाव मैंने कॉलेज में लड़ा। मैं उस टाइम पे सेंट्रल काउंसिल बना दिल्ली यूनिवर्सिटी का। फिर मैंने कॉलेज में दूसरा चुनाव लड़ा, और 99 में मैंने डूसू की टिकट मांगी, और मुझको उस टाइम पे डूसू की टिकट नहीं मिली। आई स्टिल रिमेंबर, मुकुल वासनिक जी हमारे इंचार्ज होते थे। तो मुकुल वासनिक जी ने, लेडीज बैठे, हाँ, मुकुल वासनिक जी ने उस टाइम पे बड़ी अच्छी बात बोली कि आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, ऑर्गेनाइजेशन विल लुक आफ्टर यू। उसके बाद मैंने दिल्ली स्टेट में काम करा, जहाँ जहाँ पार्टी ने जिम्मेदारी दी वहाँ काम करा, और 2012 में मुझे इस टिकट यहाँ से लड़ने का मौका मिला। मैं तो सभी को कहना चाहता हूँ कि हमारा टारगेट केवल टिकट तक नहीं होना चाहिए। कई बार होता है कि हमें टिकट नहीं मिलती,
परंतु अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में सक्रिय रहते हैं, काम करते हैं, तो उसका नतीजा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन आपके काम को अप्रिशिएट भी करती है। और उसी का ही रिजल्ट है कि हम जैसे कई यंगस्टर्स को दिल्ली में और देश भर में NSUI के माध्यम से चुनाव लड़ने का मौका मिला, और कई लोग जीते भी, काम कर रहे, और जो हारे उन्होंने काम करा और उसके बाद वो जीते। तो NSUI एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन हमारी लाइफ में था, और मुझे इसमें तो खुशी इस बात की कि मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला। When I talk about the present scenario, हम 2019 में हैं, और 2019 शायद एक ऐसा वर्ष है इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार है। डेफिनेटली इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारों की संख्या अगर है तो आज वो 2019 में है। मैंने काफी लोगों से यहाँ बात करी, दिल्ली में समस्या रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। आपने बीच में रोजगार मेलों को भी यहाँ पे लगवाया, तो एग्जैक्टली उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? और दिल्ली सरकार कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते नौकरियों के लिए। ये क्या हो रहा है आजकल देश में? मैं तो एक सिंपल चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, कि उनका मैनिफेस्टो था 70 पॉइंट का। उस 70 पॉइंट में केजरीवाल जी ने बड़ा साफ साफ लिखा था कि मैं दिल्ली के अंदर 8 लाख रोजगार प्रदान करूंगा। इनका मैनिफेस्टो का पॉइंट था, और जिसकी वजह से दिल्ली के यूथ ने उनको वोट डाला। आज मुझे नहीं लगता दिल्ली सरकार कोई भी रोजगार दे पाई है। और दिल्ली में जिस तरीके से महंगाई है, जिस तरीके से बेरोजगारी है, आप देखिए दिल्ली में क्राइम रेट कितना बढ़ गया। हमारे यहाँ पे मैसिव सीलिंग ड्राइव चल रही है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कैमरे लगवा दिए, आप कह रहे हैं क्राइम बढ़ गया। देखिए मैं आपको दो चीज़ कहना चाहता हूँ। कैमरे उन्होंने कब लगाए? हाँ जी, इलेक्शन से 1.5 महीने पहले। और कैमरे उन्होंने तब लगाए जिन कैमरे तो वो मोदी जी काम नहीं करने दे रहे थे ना उनको, वो रो रहे थे मोदी जी काम नहीं करने देते, लेफ्टिनेंट गवर्नर मुझे काम नहीं करने देते। ये जो रोने वाली बात है ये समझ में नहीं आती है कभी। उन्होंने बिजली भी कम कर दी। हाँ जी, बसों को भी लेडीज को फ्री कर दिया, उन्होंने लाइट्स लगानी शुरू कर दी। अब मोदी जी और LG जी इनको काम करने दे रहे हैं। एक केजरीवाल जो केवल ये बहाना मारता था कि मुझे मोदी जी काम करने नहीं देता, माफी मांग ली ना। जितने मानहानि के मुकदमे उन्होंने जितने इल्जाम लगाए थे वो माफी मांग चुके हैं। आपको क्या दिक्कत है उन्होंने माफी मांग ली? फर्क है कांग्रेस पार्टी में और केजरीवाल में। हाँ जी, वी डोंट सरेंडर। अगर आपको लगता है आपको मोदी से लड़ना, तो आपको मोदी से लड़ना, सरेंडर नहीं होना। और पब्लिक सब देखती है। आज आप केवल 56 महीने एक राग को गाते रहे, मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा, मैं काम करना चाहता हूँ। और हमारा ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 200 हम सभी ये काम के बारे में बहुत क्लियरली बताते हैं कि एक निगम पार्षद, एक केंद्र सरकार और एक स्टेट की गवर्नमेंट, फुल स्टेट की और हाफ स्टेट की भी किस तरीके से काम कर सकती है। वो रूल्स ही चेंज। शीला जी के टाइम भी ये स्थिति थी, क्योंकि मुझे शायद कोई बयान उनका अभी तक मिला नहीं कि केंद्र सरकार काम नहीं करने। ये हमारे यहाँ पे, और इसमें हमको जनार्दन द्विवेदी जी ने अजय माखन जी के माध्यम से 2.25 करोड़ रुपए दिया था। उसके बनाने के पीछे मकसद क्या रहा? कम्युनिटी सेंटर के बनाने के पीछे यहाँ से लोग डिमांड कर रहे थे। ये जो जगह थी, हाँ जी, ये सावल नगर गाँव की जगह थी, और इस जगह को गांव के लोगों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को स्कूल के लिए बहुत पहले दे दिया। ठीक है, मेरे आने से पहले स्कूल बंद हो गया था। स्कूल बंद होने के बाद यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सारा जगह पे कब्जा कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये जगह गांव की थी, और जब स्कूल बंद हुआ और स्कूल को उन्होंने मर्ज कर दिया तो इसमें गांव का हक बनता था। तो हमारे गांव के सभी RWS के साथ मिलकर हमने कमिश्नर से अपनी बात रखी, और हमको ये जगह पहले दी गई शादी ग्राउंड के लिए, और उसके बाद हमने इसका लैंड यूज चेंज कराया। इसको हमने कम्युनिटी सेंटर में लैंड यूज चेंज कराया। और मुझे खुशी इस बात की कि 7 साल के अंदर हमने लैंड पहले रिकवर करी, उसके बाद लैंड यूज चेंज कराया, उसके बाद 2 करोड़ का फंड लेके आए, और आज मात्र 7,500-8 हज़ार रुपए में ये कम्युनिटी सेंटर हमारे यहाँ के लोगों को मिला। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, केजरीवाल जी भी वही कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। देखिए, मैं ये नहीं जानता मोदी जी क्या कहते हैं, मैं ये नहीं जानता केजरीवाल जी क्या है। मैं एक चीज़ जरूर जानता हूँ, अगर आप काम करते तो आपको इतने बड़े बड़े विज्ञापन देने की कोई जरूरत नहीं थी। हमारे यहाँ के सब लोगों ने जब लैंड यूज चेंज करने की बारी, लैंड यूज चेंज करना दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। हमारे यहाँ के सभी लोगों ने सिग्नेचर कैंपेन करी, और जो हमने यूनिवर्सिटी टाइम पे सीखा, हम अपने मुद्दों को प्रिंसिपल के पास कैसे लेके जाते थे, हम अपने मुद्दों को प्रिंसिपल के पास लेके जाते थे थ्रू सिग्नेचर कैंपेन फॉर गेटिंग पीपल इन फ्रंट। ओके, यहाँ का रेट सबसे पहले बहुत ज्यादा सेट हुआ था। यहाँ पे पहले जो फर्स्ट टाइम रेट सेट हुआ 25,000 रुपए था। आगे से ऊपर जो पहला रेट था 25,000 रुपए यहाँ पे था। हमने फिर से कैंपेन करी, वी वेंट टू द कमिश्नर अगेन, हमने हाउस में इस इश्यू को उठाया कि 25,000 रुपए यहाँ के लोग नहीं दे सकते, क्योंकि जमीन हमारी, ओके, पैसा हम लेके आए, तो 25,000 रुपए किस बात के? हमने लड़के लोगों की बात रख के आज 7,500 रुपए में जगह। और साथ में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे RWS के लिए जगह फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हमारी कोई भी RW यहाँ अपना प्रोग्राम करना चाहती है तो उसके लिए कोई पैसे नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे भगवान न करे किसी की डेथ हो तो उसकी 13वीं यहाँ पे बिना विदाउट एनी पैसे होते हैं। तो ये पब्लिक सर्विसेज के लिए जगह है, ये पब्लिक यूटिलिटी की जगह है। मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत ज़्यादा भी यूज़ हो रही है। पहले मैं लोगों से बात कर रहा था, यहाँ कुछ महिलाएं मुझे मिली थी। यहाँ पे जो पब्लिक टॉयलेट्स है उसका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था,
क्योंकि यहाँ पे एक शायद मार्केट भी लगता है, पब्लिक मार्केट, वीकली मार्केट रहता है, तो लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। तो इस दिशा में आपने क्या काम किया? यहाँ अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ बुध बाज़ार लगता है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 1500 औरतें हर बुध बाज़ार के दिन यहाँ आती हैं। ओके। उसके अलावा इस पूरे बेल्ट में कहीं पे भी पब्लिक टॉयलेट नहीं था। और ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे 2 पुरानी गाड़ियाँ पार्क रहती थी। उन पार्क गाड़ियों के अंदर केवल और केवल ट्रेडिंग होती थी। कोई भी व्यापारी अपना सामान उससे खरीदता था और बेचता था। एक तरीके से इंक्रोचमेंट थी। हमारी चारों RWOs ने ये जगह हमारे साथ शॉर्ट लिस्ट करी और एकदम प्राइम जगह है, क्योंकि ये हार्ट ऑफ द मार्केट के अंदर है। हमारी ये कमिटमेंट थी कि इस जगह को मेंटेन हम खुद करवाएंगे, बनाने की परमिशन आपकी। और उस समय जब हमने बनाना शुरू करा तो हमारी लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने चिट्ठी लिखी कमिश्नर को कि यहाँ टॉयलेट नहीं बनना चाहिए। और जनता जनार्दन है, सभी लोगों ने हमारा साथ दिया और पिछले 5 सालों से टॉयलेट हम मेंटेन कर रहे हैं और इसको NGO के माध्यम से मेंटेन करते हैं। लोकल जॉब एम्प्लॉयमेंट हमने यहाँ पे करवा के दी। ये MCD से मेंटेन नहीं, MCD से मेंटेन नहीं होता है। MCD से नहीं। तो आप फिर मेंटेन इसको कैसे कर रहे हैं? NGO? There are so many NGOs who are willing to come forward and help you. Within our constituency, we made more than 14 toilets. Okay. We made a very nice dedicated pink toilet in Amar Colony, जो PVR मेंटेन कर रहा है। डिफेंस कॉलोनी मार्केट, जो डिफेंस कॉलोनी मार्केट कर रही है। LG के थ्रू हम लाजपत नगर 1 का टॉयलेट मेंटेन कर रहे हैं। So how did you manage everyone to bring on the table? See, that is what our role is. Okay. As a local representative, as an area representative, we have to move the community together. If today we start integrating services by taking help of people, and these are all our constituents. Right. कोई बाहर से व्यक्ति, हमारे यहाँ पे एक फर्नीचर मार्केट है, वो एशिया की वन ऑफ द फेमस फर्नीचर मार्केट है, वहाँ पे कहीं टॉयलेट नहीं था। तो हमने फर्नीचर मार्केट वालों से चिट्ठी लिखवाई कि टॉयलेट हम बनाएंगे, मेंटेन आप करोगे। अगर हमारी अमर कॉलोनी मार्केट में जाओगे, वो अमर कॉलोनी मार्केट टॉयलेट मेंटेन करता है। द आइडिया है कि आप लोगों को जोड़ो, उनको ओनरशिप पावर दो। सामने हमारे यहाँ पे सपना टी स्टॉल आप देखेंगे, यहाँ पे ये हमारा सबसे बड़ा इन्फॉर्मर है। सपना टी स्टॉल वाला जैसे ही हमारे यहाँ पे टॉयलेट में स्मेल आती है, प्रॉब्लम होती है, ये तुरंत से हमको फ़ोन करता है, हमें बताता है। तो अगर आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आपको लोग भी बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस कि अगर आप काम फ़ोन करोगे तो काम होगा। हमारा मोबाइल नंबर अप्रॉक्सीमेटली सभी लोगों के पास में, so it's very easy for them to reach out to us. And I feel today by giving our mobile numbers, which we started even during my college elections, we used to give our numbers. अभी भी वो नंबर देने से क्या होता है, डायरेक्ट टच लोगों के साथ आपका बना रहता है और जो न्यूज़ और जो इन्फॉर्मेशन आती है आपको, वो एकदम करेक्ट आती है। वरना हो सकता है कहीं बीच का आदमी अपनी तरीके से बात को कैसे रखें, परंतु जब एक व्यक्ति को पता है कि मेरे फ़ोन पे अभिषेक है, तो उसका हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। When we see the national media these days, ये जो इश्यूज हैं, आप बात कर रहे हैं, मैंने टॉयलेट्स बनाए, मैंने पार्क्स बनाए, लोगों की ज़िंदगी को कैसे उनको बेहतर किया जा सकता है, आप उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय मीडिया की बात कर रहे हैं या बड़े नेताओं की भी बात कर रहे हैं, अन्य दलों के, तो वो बात करते हैं कश्मीर में क्या हुआ, JNU में देशद्रोही रहते हैं। तो ये जो एक डिस्कनेक्ट हो चुका है पब्लिक के बीच में और राष्ट्रीय मीडिया और राष्ट्रीय नेताओं के बीच में, इसको आप कैसे देखते हैं? पब्लिक की समस्याएं आखिर हैं क्या? सी व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज व्हेन यू चूज योर लीडर। और आप लीडर को क्यों चूज करोगे? एक लीडर एक्सेसिबल हो, भी काम करने वाला, क्योंकि पहला वोट हमेशा परसेप्शन का होता है। व्हेन एवर यू गोइंग फॉर इलेक्शन, पीपल होप कि मैं जिसके आगे मैं बटन दबा रहा हूँ वो काम करेगा। वो पहला आपको मौका पब्लिक ज़रूर देती है, परंतु दूसरा मौका आपको पब्लिक नहीं देखेगी। लास्ट के निगम के चुनावों में मोदी जी ने, अमित शाह जी ने दिल्ली के सारे निगम पार्षदों को नहीं लड़ाया। इनके जो पुराने स्टॉलवर्ड्स, उन्होंने सबको चेंज कर दिया। उनको पता था हारेंगे, उनको पता था ये लोग हारेंगे, इन्होंने काम नहीं करा। ये तो बीजेपी की पॉलिसी है, नेशन नहीं है, when they don't work you replace. If today you worked in your area, will your party replace you? They will give you more. जब विज्ञापन करने से सरकारें बन जाती हैं तो उसकी जरूरत क्या है काम करने की? आप तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। I just feel कि it is a phase that this country is going through, and maybe even during केजरीवाल जी's time when he came into power, तो जो 70 पॉइंट का मैनिफेस्टो लेके आए थे, उन्होंने उसमें ऐसे बातें रखी थी, बहुत सारे लोग, और देखो बहुत बड़ा वोट बैंक उन पर शिफ्ट हुआ था। वो क्यों हुआ था? जन लोकपाल की वालों ने करी थी। उन्होंने उन सभी मुद्दों को टच करा था जो एक आम नागरिक से कनेक्टेड है। बट टुडे द फील चीटेड। ट्रांसपोर्टेशन देख लो, पोल्यूशन देख लो, वैक्यूम क्लीन देख लो, जल लोकपाल देख लो, BSS का ऑडिट करने की बात करी थी, आज तक BSS का ऑडिट नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्री उन्होंने फिक्स चार्ज देने शुरू कर दिए थे। तो इन मैनिफेस्टोज को लोग बोलते नहीं, जो पर्चा हम पब्लिक को देते हैं, पर्चा उनको पूरा याद रहता है। आज वो उस पर्चे की बात करेगी, वो एडवर्टाइजमेंट में बात नहीं करेगी। जब वो लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग कॉमन सवाल पूछेंगे, जन लोकपाल क्यों नहीं आया?
दिल्ली के अंदर BSS वाले ऑडिट क्यों नहीं कर पा रहे? उन सबको इश्यूज को लेके जब जाएंगे तो जवाब तो उनको देना पड़ेगा। 2013-14 का एक जो माहौल था, अन्ना आंदोलन पीक पे था, फेक एक 2G की रिपोर्ट आती है, कोल स्कैम की रिपोर्ट आती है, आपको नहीं लगता एक माहौल बनाया गया था? कांग्रेस के जो 70 साल के काम थे उनको छिपाने के लिए मीडिया के थ्रू एक परसेप्शन बना दिया गया था कि कांग्रेस डिड नथिंग, और जो किया उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। आज शायद वो कुछ कोई भी प्रूव नहीं हुआ है किसी चीज़ के लिए। देखिए, जिस माहौल की आप बात कर रहे हो, ये अगेंस्ट करप्शन नहीं था, ये अगेंस्ट कांग्रेस था। अगर उस समय इन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात शुरू करी तो जितने भी इनके लीडर्स थे उन्होंने उसको कि नहीं, इस पार्टी ने चेक करा, और आज जितने भी लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थे वो सारे के सारे बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। सोचने की बात तो वॉशिंग मशीन है ना, वहाँ पे तो क्लीन हो जाते हैं। अभी अजीत पवार जी भी क्लीन हुए हैं। देखिए, ये चीज़ों को मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप एक इलेक्शन या 2 इलेक्शन आप जीत सकते हो, परंतु उसका आफ्टर इफेक्ट बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आज भी कोई व्यक्ति इंदिरा जी की फोटो लगा रहा है, उसका कारण होगा ना कुछ विश्वास तो होगा जिसने आगे लगा करके। आपको नहीं लगता दिल्ली वालों को अब ये चीज़ रियलाइज हो चुकी है कि इमोशंस में आके 2013-14 में जो मिस्टेक हुई थी, आज दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में मेट्रो से लेके वो सब कुछ है शायद जो एक विश्व के एक राजधानी में होना चाहिए, एक डेवलप्ड सिटी है। और अगर हम 5 साल की बात करें तो शायद मुझे नहीं लगता केजरीवाल जी भी एक अचीवमेंट बता पाएंगे कि उन्होंने दिल्ली के लिए किया क्या फ्री के अलावा। नहीं, केजरीवाल जी की अचीवमेंट है, उन्होंने एड्स दी दिल्ली के अंदर, उन्होंने दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ाया, उन्होंने दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को खत्म करा, उन्होंने दिल्ली के अंदर जो स्कूल की बिल्डिंग सही थी उनको तोड़ के फिर से बनाया, दिल्ली के अंदर उन्होंने डिस्पेंसरीज को बंद करी, डिस्पेंसरीज की जगह उन्होंने बाहर मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू करे। सारी अचीवमेंट ही तो उनकी। मोहल्ला क्लिनिक का मैं हाल देखा हूँ, काफ़ी जगह मैं दिल्ली में गया हूँ, मोहल्ला क्लिनिक शायद एक सुनने में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन आपको लगता है इम्प्लीमेंट हुआ है जमीनी स्तर पर? नहीं, देखिए, देयर इज अ डिफरेंस। आप मोहल्ला क्लिनिक ज़रूर बनाइए, बट आप एग्जिस्टिंग क्लिनिक्स को बंद करके मोहल्ला क्लिनिक मत बनाइए। जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर था, आप वहाँ आपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बंद कर दिया। अगर आज किसी एरिया में जहाँ पे क्लिनिक नहीं बन पा रहा, जहाँ पे कोई इशू है, तो आप डेफिनेटली मोहल्ला क्लिनिक बनाइए, क्या प्रॉब्लम है? हमारी खुद के एरिया के अंदर हमने 3 जगह पे मोबाइल डिस्पेंसरी बना रखी। चलो, हमारे मोबाइल डिस्पेंसरी इस कॉलोनी में मोबाइल डिस्पेंसरी आती है क्योंकि यहाँ पे डिस्पेंसरी की जगह नहीं है, तो हमारे हफ्ते में एक दिन मोबाइल डिस्पेंसरी यहाँ आती है, हमारे इंदिरा कैंप में आती है, हमारे गढ़ी गांव में आती है, बिकॉज वहाँ पे जगह नहीं है डिस्पेंसरी बनाने के लिए। तो मोहल्ला क्लिनिक इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट, बट यू ओनली मेक इट व्हेन यू डोंट हैव लैंड अवेलेबल। इन्होंने क्या करा कि एग्जिस्टिंग जितनी भी डिस्पेंसरीज थी उसको इन्होंने बंद कर दिया और उसके जगह पे इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू कर दिए, वो गलत है। और मोहल्ला क्लिनिक में जिस तरीके से पैसे दे रहे हैं, 2 साल पहले अजय माखन जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, एक बहुत अच्छा हमने इसके ऊपर पूरे एक नोट बना के LG साहब को दिया था कि इसकी वेरिफिकेशन, इसको वेरीफाई करें किन किन के पास मोहल्ला क्लिनिक है। जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं, नमस्कार, जिनका दिन का रेंट, जिसका नॉर्मल दुकान का रेंट 6,000 रुपये, उसको रेंट कितना मिल रहा है? 15,000 रुपये मिल रहा है। ये तो अपने वर्कर्स को पैसा दे रहे हैं, ये पब्लिक का पैसा है, ये किसी और उन जगह पे उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं जहाँ पे इनकी ज़रूरत भी नहीं है, आधे से ज़्यादा बंद पड़े। एक मोहल्ला क्लिनिक ऐसा मैं खुद देख के आया था, वहाँ दिन में परचून की दुकान चलती थी। अगर आप नमस्कार जी, नमस्कार। तो दिन में उसमें क्या कि वो चलती थी, ये हमारे बहुत फेमस पकौड़े वाले, दिल्ली पकौड़े वाले। तो हमारे यहाँ पे बहुत, अगर आप देखेंगे मोहल्ला क्लिनिक आप बनाइए, परंतु आप एग्जिस्टिंग क्लिनिक को बंद मत कीजिएगा। आपने तो पुराने जितने भी एग्जिस्टिंग क्लिनिक है सारे के सारे बंद कर दिए थे। आज खिलाओ इनको पकौड़ा अपने। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ ऑफ दिल्ली। पिछले 5 से 6 सालों में दिल्ली में कितने अस्पताल खुले हैं? आपको शायद आइडिया है? मैंने एडवर्टाइजमेंट तो एक भी नहीं देखी। तो फिर कैसे वो कहते हैं स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो गई दिल्ली में? मैं तो जानना चाहता हूँ ना। देखिए, मैं आपको एजुकेशन का बात बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ। इन्होंने अपने रिजल्ट इम्प्रूव कराने के लिए इन्होंने क्या करा कि जितने भी वीक स्टूडेंट्स हैं उनको उन्होंने बाहर करना शुरू कर दिया। 9th क्लास से उनको मोल्डिंग भाई नहीं, तो उन्होंने उनको ओपन स्कूल में भेज दिया ताकि इनका रिजल्ट ठीक ना हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया दिल्ली के अंदर, परफॉर्मेंस हमारी पुअर होगी। बट इन्होंने पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के नई बिल्डिंग बना रहे हैं। रिक्वायरमेंट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की है, रिक्वायरमेंट अच्छी एजुकेशन की है। जो बिल्डिंग है उसको तोड़ने की नहीं है। आप बिल्डिंग बनाइए, उसके लिए आपको कोई मना नहीं करता, परंतु आप बिल्डिंग में पैसा लगा के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को घटा रहे हैं, ये गलत है। स्विमिंग पूल में इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करा। मैंने RTI लगाई, पता लगा एक स्विमिंग पूल की कॉस्ट 1 करोड़ रुपए, उसकी पब्लिसिटी कॉस्ट 10 करोड़ रुपए। तो ये केवल और केवल ये पब्लिसिटी की सरकार है और मात्र पब्लिसिटी के माध्यम से ये लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। तो बड़े मोदी छोटे मोदी में रेस चल रही है क्या? विज्ञापन में कौन जीतेगा? क्या है, आज की डेट में
दिल्ली के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। व्यापारी एकदम परेशान है, युवा हमारे यहाँ परेशान है, और लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार इतना पैसा यहाँ क्यों खर्च, हमारे यहाँ पेंशन नहीं मिल पा रही। सफाई सरकार, जो हमारे सफाई सैनिक हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही, उनके अरियर्स नहीं मिल पा रहे। केजरीवाल जी ने कहा था मैं अपने कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स को परमानेंट कर दूंगा, इनके पुराने अरियर्स दे दूंगा। आज तक इन्होंने एक आदमी को पक्का नहीं करा। इनके अरियर्स वैसे, अगर आज मेरा अरियर मुझको सरकार से नहीं मिल रहा और मैं 50 करोड़ रुपए देख रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं भी तो फील करूँगा मेरे साथ धोखा हो रहा है। तो धोखे की सरकार है। आप कह रहे हो बेरोजगारी की बात, रोजगार तो उन्होंने सिविल डिफेंस के नाम पे दिया है। तख्ती पकड़ के जो ऑडिवन के समय लोग खड़े होते हैं, कोई मुझे बता रहा था आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये पूरा सीन क्या है कि नियुक्तियां कैसे हुई हैं? हम भी जानना चाहते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि एक आदमी जो आम आदमी की टोपी पहना के इनकी रैली में जाता है, वो सेम आदमी तख्ती पकड़ के सोता है चौराहे पे। ऑड इवन के टाइम पे तख्ती पकड़ के सो रहे थे, काम नहीं कर रहे। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। मात्र एक दो बीजेपी के सांसदों को हटा दो जिन्होंने जानबूझ के ऑड इवन को तोड़ा। हमारे दिल्ली के अंदर लॉ कोई नहीं तोड़ता। नमस्कार जी। तो दिल्ली के अंदर कोई भी लॉ ब्रेकर नहीं है। हम सब ने ऑड इवन को फॉलो करा, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं ऑड इवन फॉलो तो करूँगा, मेरे पास तो बस ही नहीं जाने के लिए। इन्होंने लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करी। क्या इशू था? जब अनऑथराइज कॉलोनीज एक्सपैंड हो रही थी, दिल्ली के अंदर मेट्रो सर्विसेज बाहर एरिया तक थी, अंदर नहीं थी, तो लोग 7-7, 8-8 किलोमीटर अंदर रहते हैं। तो उन्होंने मैनिफेस्टो में रखा कि मैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी दूंगा, कि जो आखिरी घर है उस घर को मैं मेट्रो और बस सर्विसेज से जोड़ूंगा। आज तक उस पर काम नहीं हो रहा। अगर कोई हमारी बहन बेटी मेट्रो के समय रात को आती है, तो मेट्रो स्टेशन से उतर के अपने घर तक कैसे जाती है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ तो उसके ब्रदर को या फादर को या हस्बैंड को या किसी परिवार को एक सदस्य को उसको पिक करने आना पड़ेगा, और वो आज तक यहाँ पे एकदम वो नई सर्विसेज दे पाए। काम हुआ है इस इलाके में? हाँ बिल्कुल काम हुआ है। किसने कह रहा है? केजरीवाल जी ने? किसने किया है? अभिषेक साहब ने किया। वो तो सामने खड़े इसलिए हाँ नहीं सामने नहीं बोल रहे, हम कराया काम। केजरीवाल तो कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। दिल्ली में काम किसने करा? हमारे एरिया के अंदर तो अभिषेक साहब ने किया है काम, पूरा काम किया है। खुश हैं आप कांग्रेस से? बिल्कुल कांग्रेस, हाँ बिल्कुल खुश है। ये जो लोगों का प्यार है, मतलब मेरे को अभी तक शायद ही कोई, क्योंकि आप नेताओं की बात करें, जब एक नेता बड़ा टर्म अपना पूरा कर लेता है और स्पेशली सेकंड टर्म में आता है, तो लोगों की जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो मैंने बहुत नेगेटिविटी भी सुनी है, क्योंकि हर कोई आपको नहीं मिलेगा जो आपकी नेता की तारीफ करेगा, लेकिन अभी तक वो इमोशन मुझे नहीं मिला। तो ये जो कनेक्ट है वो अभिषेक दत्त के साथ है या कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ है, जो हमेशा गरीब तबके के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं? देखिए, अभिषेक दत्त इज पार्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ द कांग्रेस आइडियोलॉजी। इफ दे आर विद मी, दे आर विद मी बिकॉज आई रिप्रेजेंट दैट आइडियोलॉजी। हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा यूएसपी फैक्टर है वो हमारी डेवलपमेंट है, और हमने कभी भी ये सोच नहीं रखी कि इसका काम करना, इसका नहीं करना, इसका फ़ोन उठाना, इसका नहीं उठाना। हमारी बहुत सिंपल सोच है कि जो भी व्यक्ति हमारे पास काम के लिए आए, उस व्यक्ति का काम होना चाहिए, और जिस सोच के साथ वो हमारे आ रहा है, दैट कॉन्फिडेंस शुड गो अप। हमारे यहाँ पे फ़ोन पे अभिषेक है। हमारे लोगों को पता, फ़ोन करोगे आप देखोगे सब जगह हमारे मोबाइल नंबर आपको सब जगह मिलेंगे। कोई भी ऐसे हमारा होर्डिंग पोस्टर या कोई भी हमारे पास ऐसा कोई भी हमारी पब्लिसिटी नहीं होगी जहाँ हमारा मोबाइल नंबर ना हो, एंड दैट हैज़ गिवन अस अ वेरी गुड एज ओवर अदर्स। पीपल जस्ट कॉल अप कि मेरा ये इशू है, एंड वी ट्राई एंड इंश्योर कि वो शाम तक वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। We were talking about schools. Will you show me what work you have done in last 5 years? In fact, you know, there was this old school building in front that we'll take you now. फाइनली हम पहुंच चुके हैं दक्षिणी दिल्ली के एक स्कूल में। दिल्ली में स्कूल की बहुत बात करते हैं मनीष सिसोदिया जी की, जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, मैं और मैं और मैं। हम बात करेंगे इस स्कूल में अभिषेक दत्त जी ने क्या किया है आखिर, और देखेंगे उन सुविधाओं को जो आज वाकई दिल्ली में बच्चों को मिल रही हैं। चलिए अंदर चलते हैं। आप, मैं चाहूँगा वो देखिए जो बाहर हमारा जब इनॉग्रेशन का पत्थर है, तो स्कूल की बिल्डिंगें बनाई कांग्रेस ने और तारीफें बटोर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। देखिए फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि हमको प्रचार में पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चों को, हमारे यहाँ के लोगों को पता है हमने क्या काम करना है। ये 40 साल बाद हमने स्कूल बनाया। स्कूल की बिल्डिंग की बहुत जर्जर हालत थी, और ये हमारे 7 साल में तीसरा स्कूल है, और इस स्कूल के अंदर हमने खुद एक इंडिपेंडेंट इनको पीछे स्टेज दी है। यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम है, और बहुत रिसेंटली ये फर्नीचर आप देखोगे, ये हमने रोटरी के थ्रू फर्नीचर इनको दिलवाया,
क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसे नहीं थे। दिल्ली सरकार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसा नहीं देती, जिसका एक बहाना होता है कि हम काम नहीं कर पाएंगे। जब उनको पैसे ये लोग नहीं देते तो हम रोटरी के माध्यम से और काफ़ी एनजीओज़ के माध्यम से काम करते हैं। उसका ये रिजल्ट ये सामने आपने फर्नीचर काम है। क्यों कराया? आप भी रो सकते थे ना कि एमसीडी पैसा नहीं दे रही, वो आपस में लड़ते रहते हैं वो लोग कि वो मुझे पैसा नहीं दे रहे, वो मुझे पैसा नहीं दे रहे। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक बहुत समझदार है, उनको सब पता है। और जो एक टैक्स पेयर है, अगर मेरे यहाँ से लोग टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स में बेईमानी तो नहीं कर रहे। अगर आज हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से साल का 30 से 35 करोड़ रुपए हाउस टैक्स आ रहा है तो उसको कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी ना। हाउस टैक्स इस फॉर लोकल एरिया डेवलपमेंट। एक्साइज से हम स्टेट की बात करते हैं, सेंट्रल टैक्स अलग है। अगर हमारे एरिया में टैक्स देने के बाद ही टूटी फूटी रोड मिले, अंधेरों की जगह मिले, पार्क बेकार मिले, तो मुझे लगता नहीं अभिषेक दत्त शुड कम बैक एज अ काउंसलर। Irrespective, I should not come back. If I can't work, if I have not delivered, then I don't need to come back. I don't deserve to come back. People should vote us out. और वही एक डर हम जैसे लोगों से काम भी कराते हैं। Well, last thing, we had a great conversation. Do you feel the people of Delhi owe to the Congress, because in 15 years we have given an identity to every Delhiite, so they can proudly call themselves like we are from Delhi. Because Delhi has everything, and whatever the work was done, that was done in the Congress regime. So do you feel they owe to the Congress right now? And जब 2020 में आने वाले चुनाव में वोट करने जाएं, तो किन बातों को ध्यान में उनको रखना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा इशू मैं बताऊंगा, जब शीला जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी दिल्ली के देश के प्रधानमंत्री थे। शीला जी ने कभी भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि मुझे जो हमारे पीएम है काम करने नहीं दे रहे। उनको अपने काम की सारी सीमाओं का पता था और उन्होंने उस समय मेट्रो शुरू करवाई और दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर्स का विकास शुरू कराया। दिल्ली के अंदर उस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि हमारे जितने भी हमारे ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन थी सब डीजल पे चलते थे, यहाँ तो केरोसिन ऑयल मिक्स होता था। मुझे याद है जब हम 99 में मैं स्टूडेंट यूनियन में था, हमारी हॉर्स क्लास फ्लाईओवर के ऊपर ड्यूटी लगती थी इलेक्शन कैंपेन के समय। तो शाम के समय हमारे सारे कपड़े काले और आंखों से धुआं, आंखों से लिटरली आंसू निकलते थे, पूरा मुंह हमारा काला हो जाता था बिकॉज ऑफ दैट डीजल। शीला जी के समय में सुप्रीम कोर्ट का ज़रूर प्रेशर था, बट इंटेंशन इनकी थी। इससे पहले वाली सरकार पे प्रेशर था, उनकी इंटेंशन नहीं थी। 1 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट व्हीकल वर्ल्ड की हिस्ट्री में कभी भी स्विच ओवर नहीं है थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू सीएनजी। और आज दिल्ली का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है सब सीएनजी पे। ये किसकी सोच थी? ये शीला जी की सोच थी। दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर्स की कनेक्टिविटी किसकी सोच थी? ये शीला जी की सोच थी। आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के जो हेड्स हैं वो दिवाली के बाद दिल्ली छोड़ के चले जाते हैं। जो टूरिस्ट दिल्ली के अंदर आता था न्यू ईयर पे, वो टूरिस्ट आना बंद हो गया। इसका केवल नुकसान हमको एक लोकल लेवल पे स्कूल या काम बंद होने से नहीं हो रहा। जो दिल्ली की इमेज थी कि कोई भी व्यक्ति दिल्ली आना चाहता था, क्यों? यहाँ पे हरियाली थी, यहाँ ग्रीनरी थी, दिल्ली दोनों हाथों से खोल के आपका वेलकम करती थी। आज जो भी आदमी दिल्ली आ रहे हैं, इंटरनेशनल कंट्रीज ने देव इशूड अ वार्निंग, प्लीज डोंट विजिट टू दिल्ली ड्यूरिंग दिस टाइम। आप एक बच्चा आपको मास्क के साथ मिलेगा। मेरा छोटा खुद का बच्चा है, अगर वो स्कूल जाता पहले मास्क पहनता, उसकी यूनिफॉर्म का पार्ट मास्क बन गया। ऐसी दिल्ली कभी नहीं थी। और ये सब लोग देख रहे हैं कि जिस हरियाली को उन्होंने ख़त्म करा है और झूठे प्रचारों से जो दिल्ली को ये गलत तरीके से लोगों को दिखा रहे हैं, उनको दिखता नहीं क्या? तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है एक सिंपल पोल्यूशन में बात करें, बोथ दीज गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड, वेदर इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, दे हैव डिलीवर्ड नथिंग। और दिल्ली को उन्होंने केवल एक चैम्बर बना दिया, जिसका नुकसान दिल्ली वालों को रोज़ हो गया। राइट, एक फाइनल अपील दिल्ली के लोगों से, 2020 के जनवरी या फरवरी में जब भी चुनाव हो, क्या सोच के वोट देने वाले हो? देखिए, सबसे पहले तो आप केजरीवाल जी के मैनिफेस्टो को ज़रूर पढ़िए, उनके 70 पॉइंट को ज़रूर पढ़िएगा। जो पहला पॉइंट उनका जन लोकपाल था, उसके बारे में केजरीवाल जी से सवाल कीजिएगा। और पिछले 60 महीने में आपका विधायक आपके बीच में कितनी बार आया? चुनाव से 2 महीने पहले तो सब लोग नज़र आते हैं, क्या 60 महीने निरंतर आपका विधायक आपके बीच में आया है? बहुत बड़ा सवाल है। सीसीटीवी कैमरास जो आज आप लोग लगा रहे हो चुनाव से 1 महीने पहले, काश ये पहले लगे होते तो दिल्ली के अंदर क्राइम कहीं ना कहीं कंट्रोल भी हो जाता। जो उनके 60 साल का नो प्रोग्रेस है, उसको लेकर हम जाएंगे। और मुझे बहुत क्लियर है, जिस तरीके से शीला जी के समय में दिल्ली में विकास हुआ था, वो विकास फिर से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के समय में होने वाला है। राइट अभिषेक जी, दिल्ली की बात अभिषेक दत्त के साथ ये बहुत अच्छा एक अनुभव रहा हमारे लिए, क्योंकि शायद दिल्ली को समझने के लिए आपको दिल्ली वालों से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि वाकई दिल्ली एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक विश्व स्तरीय शहर आज प्रदूषण की राजधानी बन चुका है। दिस इज़ द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, बट यू हैव एक्सप्लेन्ड दीज थिंग्स वेरी पोलाइटली एंड वेरी नाइसली, एंड आई रियली थैंक यू फॉर दैट।
आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. ये पेशकश थी दिल्ली के सादिक नगर इलाके से अभिषेक दत्त जी के साथ। एक ही बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जब आप वोट देने जाएं तो आपके सामने दो चीज़ें होंगी, दिल्ली के लिए विजन और दिल्ली के लिए टेलीविज़न। दिल्ली के लिए टेलीविज़न आपने पिछले 60 महीनों में देखा है, दोबारा दिल्ली के विजन के लिए वोट करें, वोट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।